सोचिए, एक मैराथन दौड़, लेकिन 100 मीटर स्प्रिंट की रफ्तार से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही है भारत के 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा सार। तो चलिए आज इसी बात को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि इस दोहरी चुनौती का आखिर मतलब क्या है और भारत इसे कैसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यही वो पावरफुल मेटाफोर है जो सर्वे की शुरुआत में ही दिया गया है। देखिए, इसका मतलब सीधा सा है। एक तरफ तो भविष्य के लिए लंबी दौड़ दौड़नी है, एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है, ये हो गई मैराथन। और दूसरी तरफ आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से भागना भी है, ये हो गई स्प्रिंट। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत इस नामुमकिन सी लगने वाली रेस को दौड़ेगा कैसे। अब इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ना पहले दुनिया के हालात को देखना होगा। इसे ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तूफानी समंदर जैसी है, जहां लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं। और इस तूफान के बीच सर्वे कहता है कि भारत एक ऐसे जहाज की तरह है जो मजबूती से एकदम स्टेडी होकर आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स थीं, जहां से दुनिया सामान खरीदती थी, वो अब हिल रही हैं। पैसा, इन्वेस्टमेंट आज यहां है, कल कहां होगा कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ा डर यह है कि ये सारी फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल टेंशन कहीं एक दूसरे से जुड़कर कोई बड़ा संकट ना खड़ा कर दें। और भारत की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, उसका पूरा गेम प्लान इसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए बनाया गया है। तो सवाल यह है कि इस ग्लोबल उथल-पुथल का भारत का जवाब क्या है। सरकार ने एक बहुत ही क्लेवर, एक बैलेंसिंग एक्ट अपनाया है। इसे कहते हैं संतुलित वित्तीय रणनीति। इसे एक स्मार्ट घर के बजट की तरह समझिए, है ना। एक तरफ सरकार अपने फालतू खर्चों पर कंट्रोल कर रही है, कर्ज कम कर रही है, इसे कहेंगे स्मार्ट सेविंग। और दूसरी तरफ जो पैसा बच रहा है उसे देश के फ्यूचर को बनाने में लगा रही है, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, नंबर्स खुद ये कहानी बताते हैं। एक तरफ है स्मार्ट बचत। देखिए, सरकार का घाटा, फिस्कल डेफिसिट लगातार नीचे आ रहा है। कर्ज और जीडीपी का रेशियो भी कम हुआ है, मतलब इकोनॉमी की नींव मजबूत हो रही है। और दूसरी तरफ है स्मार्ट निवेश। यहां देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स जैसी चीजों पर खर्च, ये पैंडेमिक के बाद रिकॉर्ड हाई पर है, मतलब फ्यूचर के ग्रोथ के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। तो इस बैलेंसिंग एक्ट का, इस स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकल रहा है? चलिए आप कहानी को नंबर्स की जुबानी सुनते हैं। पहला नंबर और सबसे हेडलाइन वाला 7.4%। ये है भारत की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ FY 26 के लिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि भारत लगातार चौथे साल दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। सोचिए, जब पूरी दुनिया स्लोडाउन से जूझ रही है, तब भारत ये रफ्तार पकड़े हुए है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगला नंबर है 9.2 करोड़। ये क्या है? ये है इनकम टैक्स फाइलर्स की संख्या। कमाल की बात यह है कि 2022 में यह सिर्फ 6.9 करोड़ थी। मतलब सिर्फ कुछ सालों में 2 करोड़ से ज्यादा नए लोग टैक्स के दायरे में आए हैं। ये दिखाता है कि इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है, मतलब ज्यादा लोग और बिजनेस अब सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। और अब ये नंबर देखिए, 701.4 बिलियन डॉलर्स। ये है भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसे आप देश का सेफ्टी शील्ड कह सकते हैं। मतलब कल को दुनिया में कोई भी बड़ा इकोनॉमिक शॉक आता है तो भारत के पास 11 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट्स का बिल चुकाने के लिए पैसा रखा हुआ है। ये एक जबरदस्त बफर है। तो ये तो हो गए बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स, लेकिन असली कहानी तो जमीन पर है, लोगों की जिंदगी में है। चलिए देखते हैं कि ये ग्रोथ एक मजबूत भविष्य की नींव कैसे तैयार कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये शायद सबसे जबरदस्त स्टोरी में से एक है। गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, सब कुछ इसमें गिना जाता है। सोचिए, 2005-6 में भारत की 55% से ज्यादा आबादी इसमें थी और 2022-23 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 11.28% रह गया। वाटर ड्रॉप। अब बात करते हैं जीएसटी की। जब 2017 में जीएसटी आया तो करीब 7 लाख टैक्स पेयर्स थे और आज ये संख्या 15.5 करोड़ के पार जा चुकी है। ये इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन का एक और बहुत बड़ा सबूत है। हर चीज सिस्टम में आ रही है और ये सब मिलकर एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। आप देखिए, नेशनल हाईवेज का नेटवर्क 2014 से 60% बढ़ गया है। एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 164 हो गई, डबल से भी ज्यादा।
55 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते जनधन योजना के तहत खुले हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। ये सब फ्यूचर के ग्रोथ इंजन हैं। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर आगे का रास्ता कैसा है? सर्वे सिर्फ अब तक जो हुआ है उसकी बात नहीं करता, बल्कि आगे की मैराथन स्प्रिंट के लिए एक बड़ा विजन भी देता है। और वो विजन, वो आखिरी मंजिल क्या है? वो है विकसित भारत 2047 तक। मतलब जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। आज की हर पॉलिसी, हर कदम इसी एक बड़े लक्ष्य की तरफ है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सर्वे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देता है, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। ये मेड इन इंडिया से भी एक कदम आगे की बात है। इसका मतलब है कि भारत दुनिया के लिए इतना जरूरी बन जाए कि उसे इग्नोर ही ना किया जा सके। दुनिया की सप्लाई चेन्स भारत के बिना चल ही ना पाएं। मतलब दुनिया भारतीय सामान खरीदने के बारे में सोचने से बिना सोचे समझे भारतीय सामान खरीदने लगे। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। विकसित भारत तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना होगा और साथ ही बाहरी झटकों को सहने के लिए सेफ्टी बफर्स भी बनाने होंगे। वही मैराथन और स्प्रिंट का कॉम्बिनेशन। इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत एम्बिशियस लेकिन पॉसिबल रास्ते का ब्लूप्रिंट देता है। हाँ, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, पर मौके शायद उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या भारत एक मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़कर जीत सकता है? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा।